Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मुस्लिम समुदाय जो है वो भारत के परिवेश का एक अभिन्न अंग है। बौद्धिक स्रोतों का कहीं ना कहीं पर हमने इस्तेमाल छोड़ दिया। हमारी और उनके बीच में एक दूरी है, वो ये कि हम व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते थे। खाई इतनी ज़्यादा मजबूत कर दी है हमने कि नए विचारों के लिए जगह ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मुस्लिमनेस की हम बात करते हैं और बौद्धिक समुदाय की बात करते हैं, वर्तमान में भारत के अंदर जो बौद्धिक समुदाय है, जो मुस्लिम वर्ग से आता है, हिंदू वर्ग से में भी हम कह सकते हैं कि हिंदू वर्ग का जो बौद्धिक तबका है वह इसलिए धर्मनिरपेक्ष हो गया या उदारवादी हो गया कि उसको लगता है कि कट्टरता की कोई जगह नहीं है, क्योंकि गांधी कट्टरता के विपक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के बीच कम से कम मुझे नहीं दिख रहा है उस तरह का कोई नेतृत्व। आप इसकी वजह क्या पाते हैं? देखिए, इसकी कई सारी वजह हैं। एक तो ये है, और ये मैं इसीलिए बार बार मैं जो बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय जो है वो भारत के परिवेश का एक अभिन्न अंग है। तो जो भारत में हो रहा होगा वो मुस्लिम समुदाय में भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जो भारत में हो रहा है उसके बरक्स कहीं कुछ अलग हो रहा होगा। उसके कई कारण हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास जो अभी जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास में जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज थे, ख़ास तौर से आज़ादी के ज़माने में या आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में जो बौद्धिक स्रोत थे हमारे, वो बौद्धिक स्रोतों का कहीं ना कहीं पर हमने इस्तेमाल छोड़ दिया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि इसीलिए किताब में बहुत बड़ा जो 3-4 चैप्टर्स में उस चीज़ का जिक्र मतलब है। बाकायदा धर्म, संस्कृति, हाँ। उदारवाद, ये इन सारे मतलब नए भारत में आपने जो भी बिंदु हो सकते हैं, चाहे वह संस्कृति से जुड़ा हो, चाहे वह धार्मिकता से जुड़ा हो, चाहे वह उदारवाद से जुड़ा है, चाहे वह समाज से जुड़ा है, चाहे वह राजनीति से जुड़ा है, हर अध्याय को आपने नए भारत के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। तो इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो आर्थिक उदारीकरण हुआ 1991 के बाद, और कहीं ना कहीं पर हमारे यहाँ पर जो बौद्धिकता का ह्रास और आर्थिक उदारीकरण कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मैं अक्सर पहले अपने छात्रों को ये कहता था कि वो कम पढ़ते लिखते हैं, लेकिन मैं गलत था। वो हमसे ज़्यादा, हमारी जिस पीढ़ी से हम लोग आते हैं वो हमसे ज़्यादा पढ़ते और लिखते हैं, क्योंकि वो अब मैसेज पर बात करते हैं और मैसेज को भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारी और उनके बीच में एक दूरी है, वो ये कि हम व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते थे। जैसे मैं अक्सर अपने जो बिल्कुल यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुमने कभी कोई प्रेम पत्र लिखा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा निजी चीज़ है। तो आम तौर पे उन्होंने प्रेम पत्र नहीं लिखा होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये वो बौद्धिकता का ह्रास, यानी आप कहीं ना कहीं पर सिस्टमैटिकली किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से आप बौद्धिक काम को करने के अंदर आप नाकाबिल होते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को अगर बढ़ा दी जाए और समुदायों पर रख कर देखा जाए तो हम भविष्य उन्मुख चीज़ों की तरफ नहीं हैं, और वो पूरे भारत के बारे में बात कही जाएगी। और फिर मैं मुसलमान पर बात करूँगा कि कहीं ना कहीं पर जैसे अब ये हो गया है कि जो जिस पर ये किताब आधारित है कि हम एक तरफ एक चीज़ जिसको कहा जाता है लिबरल, और दूसरी तरफ जो लिबरल नहीं है, राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये हमने ये एक खाई सी बना दी है, और ये खाई इतनी ज़्यादा मजबूत कर दी है हमने कि नए विचारों के लिए जगह ही नहीं है। अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं एक भावी समाज देखना चाहता हूँ, और उस भावी समाज में मैं देखना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से सब लोग बराबर हों, जाति कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो जाए, धार्मिक सहिष्णुता हो, महिला पुरुष का सवाल बराबर हो, और हमारा पर्यावरण बचा रहे। मान लीजिए ये 5 बिंदुओं पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये 5 बिंदुओं पर कहने की आज़ादी हमें है नहीं अभी, क्योंकि हमको इसको रोकने के लिए 10 बातें दूसरे लोग कहने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आज़ादी के आंदोलन में, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, आज़ादी के आंदोलन में वो भविष्य उन्मुख बातें कर रहे थे।
हम कहीं ना कहीं में अपने वर्तमान में इतने उलझ चुके हैं कि हम भविष्य की ओर देखना नहीं चाहते, और किसी ने रोका नहीं है, किसी ने किसी को नहीं रोका। तो ये तो एक परिवेश की बात।